Hello 8th class, this is the last part of your chapter number 2. Today we'll finish our chapter number 2 which is basically about natural vegetation and wildlife. Okay, so we'll start this video with the distribution of natural vegetation. When I say natural vegetation, क्या होती है natural vegetation? Naturally at a particular place कौन सी trees या plants उगते हैं. Okay, talking about the natural vegetation, when we talk about ग्रोथ, मेन फैक्टर क्या है? ग्रोथ. ग्रो करेंगे तभी तो प्लांट्स उगेंगे ना वहाँ पे. ओके, तो ग्रोथ के 2 फैक्टर्स होते हैं मेनली, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. टेम्परेचर मतलब अमाउंट ऑफ सनलाइट, कोल्ड है कि हॉट है हमारा. ओके, मॉइस्चर इज ऑल अबाउट द अमाउंट ऑफ और द कंटेंट ऑफ वाटर अवेलेबल. ओके, मूविंग अहेड, इफ यू डिवाइड आवर vegetation, it is mainly divided into 4 main categories. One is forest, second is grassland, third is scrubs, and fourth is tundra. I hope you guys are clear with the terms forest and grassland. Scrubs are the very short plant जो height में छोटे होते हैं and are mainly found in the dry region. Water requirement is comparatively less. Okay, and when we talk about tundra is all about the vegetation, type of vegetation found in the polar region. Polar region are towards the extreme ends, towards the north and the south pole. Okay, moving ahead, जब हम बात करते हैं if the amount of moisture, अगर moisture water content ज़्यादा है, okay, growth ज़्यादा होगी, therefore it will result in to forming a forest. ट्रीज प्लांट ज़्यादा ग्रो करेंगे, देयरफॉर फॉरेस्ट बनेगा. मूविंग अहेड, इफ द मॉइस्चर अमाउंट इज लेस, देयरफॉर साइज एंड डेंसिटी ऑफ द ट्रीज विल रिड्यूस, कम हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा फॉरेस्ट नहीं होगा वहाँ पे. ओके, देयरफॉर शॉर्ट एंड स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस विल ग्रो, क्योंकि यहाँ हमारी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कम है और रेनफॉल इज मॉडरेट. इफ आई से अगर रेनफॉल बिल्कुल ही नहीं हो रही है, ओके, तो किसके अंदर रिजल्ट करेगा? लो रेनफॉल रिजल्ट इन थॉर्नी स्कर्ब्स. बताया था स्कर्ब्स को ड्राई रीजन्स में मिलते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट इज कंपैरेटिवली वेरी लो. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट स्कर्ब्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन फीचर्स. वन इज दे आर वेरी डीप रूटेड, मतलब रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनकी जड़ें मजबूत होती हैं. सेकेंड, दे हैव वैक्सी लीव्स. वैक्सी लीव्स मतलब लीव्स के ऊपर वैक्स होती है थोड़ी सी, उससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारा सिल्की सरफेस होगा लीव्स का. ओके, देयरफॉर ये जो वैक्सी लीव्स हैं वो लॉस ऑफ मॉइस्चर को बचाते हैं. जो हमारी नॉर्मल लीव्स हैं, ओके, उसमें मॉइस्चर लॉस ज़्यादा हो जाता है, लेकिन थॉर्नी स्कर्ब्स के केस में क्या होता है, लीव्स आर वैक्सी, वैक्स होती है थोड़ी सी, उनके ऊपर शाइनी सरफेस है, देयरफॉर उससे लॉस ऑफ मॉइस्चर हमारा रिड्यूस होता है. ओके, मूविंग अहेड, व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट विल बी डिवाइडेड इनटू द कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन टू, नंबर 1 हाउ दे शेड देयर लीव्स एंड सेकेंड ऑन द type of location. Okay, when we talk about forest according to shedding their leaves, भाई पत्ते कब झड़ते हैं उनके. Okay, तो it is divided into 2 categories. One is evergreen and other is deciduous. When I say evergreen में होगा they do not shed their leaves simultaneously, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट कभी भी पतझड़ नहीं मिलेगा उसके अंदर. ओके, किसी ना किसी ट्री पे हमारे लीव्स होते ही हैं, तो जितने भी ट्रीज हैं वो साइमल्टेनियसली लीव्स शेड नहीं करते हैं. देयरफॉर फॉरेस्ट में हमेशा लीव्स दिखाई देते हैं, पेड़ वगैरह हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है. ओके, टॉकिंग अबाउट डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, दे शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन. जब पतझड़ का मौसम आता है दे शेड देयर लीव्स. ओके, नाउ व्हेन वी डिवाइड फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इट इज डिवाइडेड इनटू ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट फॉरेस्ट. व्हेन आई से ट्रॉपिकल मतलब द रीजन फाउंड बिटवीन द 2 ट्रॉपिक्स विच इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली रीजन के बीच में जितने भी हमारी वेजिटेशन होगी वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोले जाएगा उन्हें. यहाँ क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट. ओके, गर्मी भी है और मॉइस्चर कंटेंट भी ठीक है. मूविंग अहेड टू टेम्परेट फॉरेस्ट, दीज आर मेनली फाउंड इन द टेम्परेट रीजन मतलब जहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होगी और ना ज़्यादा सर्दी होगी. ओके, नॉट वेरी कोल्ड और नॉट वेरी हॉट. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर.
Moving ahead to conservation of natural vegetation and wildlife. Okay, when I say why we need to conserve this natural vegetation and wildlife, because there are continuous changes in the nature एंड ऑल्सो ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस. हमारे इनको बचाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि नेचर बहुत जल्दी जल्दी चेंज आते हैं नेचर में. ऑल्सो ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रही है जिसकी वजह से वी आर फेसिंग द लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ओके, देयरफॉर इस लॉस की वजह से कुछ हमारी जो स्पीशीज़ हैं दे बिकम वनरेबल, some become endangered and some become extinct. When I say vulnerable मतलब जो ख़त्म होने के कगार, मतलब जो ख़त्म होने का जिसको खतरा हो जाता है. ओके, endangered मतलब very countable species are left. Okay, for say 100 species are left or 500 in number, in total they are left. Okay, endangered मतलब ख़त्म होने के कगार पे है. When I say extinct मतलब ख़त्म हो चुकी हैं वो चीज़ें. Okay, coming to the natural factors which lead to the loss of natural vegetation and wildlife are tsunami, landslides, forest fire, etc. When we talk about human factors, these are deforestation, constructional activities, etc. So one of the major concern is human factors के अंदर सबसे major concern क्या है animal और plant life को किस चीज़ का threat है human से, is पोचिंग. पोचिंग क्या है? किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड टेकिंग आउट देयर प्रोडक्ट्स लाइक स्किन, टीथ, हॉर्न्स, इन सब चीज़ों को लेते हैं, इलीगली ट्रेड करते हैं फिर. ओके, सो द मेजर कंसर्न इज पोचिंग ऑफ एनिमल एंड इलीगल ट्रेड फॉर स्किन, टीथ एंड हॉर्न्स. आई होप इट इज क्लियर. Moving ahead, when we talk about conservation method, the very and the most important conservation method is spreading the awareness among the people. लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाए सो दैट वी कैन सेव आवर प्रेशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लीशन. उनको ख़त्म होने से बचा सकते हैं सो दैट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन कुड ईजिली एग्जिस्ट. सबको पता हो, सबको इनफ अमाउंट ऑफ रिसोर्स मिले यूज़ करने के लिए. देयरफॉर हमें अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी चाहिए लोगों में, ताकि लोगों को उनकी वैल्यू पता चले और उनकी क्यों हमें उनको कंजर्व करना चाहिए इसकी इंपॉर्टेंस पता चले. ओके, next in your chapter very important terms are given like national park. National park क्या होते हैं? These are the natural area designated to protect ecological integrity and ecosystem for present and future generation. Natural park एक ऐसा natural area है जहाँ हम इस natural vegetation और wildlife को रखते हैं so that we could protect them. Okay, और उनका ecosystem हम बचा सकें. In my previous video I have explained you what do you understand by the term ecosystem. Okay, for the present generation and also for the future generations coming. I hope till now it is clear. Guys, do not forget to like, share and subscribe. Also comment down in the comment section regarding any of your doubts. Okay, moving ahead, next term is biosphere. Biosphere क्या होता है? It is a series of protected area linked through a global network to show the relationship between conservation and development. Biosphere एक सीरीज होती है like a chain of protected area जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है उन एरियाज की, जो कि कहाँ से लिंक की हुई है. हमने ग्लोबल नेटवर्क इंटरनेशनली हम सब डील करते हैं, हमने बातचीत करके उस सीरीज को बनाया है इन ऑर्डर टू शो भाई कैसे कंजर्वेशन होनी चाहिए और कंजर्वेशन होने के बाद कैसे डेवलपमेंट होती है हमारे इकोसिस्टम में. आई होप इट इज़ क्लियर. Moving ahead, very important institution, sites. You guys need to mention its full form in the comment section. Full form of sites you need to mention in the comment section. Okay, site क्या है? Site is an international agreement between the government of various country. International है तो हम पूरी वर्ल्ड की बात करेंगे, तो वेरियस गवर्नमेंट के बीच में एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है in order to protect the wildlife and the plant. Okay, and the site, this institution every year list out the prohibited animal and the birds list whose trade is illegal. ये लिस्ट बना के बताता है कि किस एनिमल कि कौन सी कैटेगरी में लाई करता है. फॉर एग्जाम्पल वनरेबल है, एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है. उसके हिसाब से लिस्ट के अंदर प्रोहिबिट मतलब मना करता है भाई इन कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स या बर्ड्स की को ना तो तुमने ट्रेड करना है ना उसको
पोचिंग वगैरह की कोई एक्टिविटी उनके साथ हमें कंटिन्यू करनी है. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. मोर इम्पॉर्टेंट इज अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव. दिस विल कम अंडर द कंजर्वेशन मेथड. अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाने चाहिए जैसे वन महोत्सव. इसके अंदर क्या होता है, यू एनकरेज रीजनल people and the community people to plant more of trees, and people get to know the importance of the various resources of natural vegetation and wildlife. Okay, so उनको रीजनल लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे उनको encourage करना चाहिए. वेरियस प्रोग्राम्स हमें अरेंज करनी चाहिए लोगों के लिए ताकि अवेयरनेस फैले. ऑल्सो एज यू गाइज, स्कूल चिल्ड्रंस शुड बी एनकरेज्ड. स्कूल चिल्ड्रन को भी एनकरेज करना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, बिकॉज यू गाइज आर आवर कमिंग जनरेशन. ओके, तो अवेयरनेस होगी तभी तो तुम उस चीज़ को वैल्यू करोगे और कंजर्व करने के लिए आगे कुछ एक्शंस लोगे. देयरफॉर वी एंड आवर चैप्टर हियर, बट बिफोर एंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्यों हमें प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए? Okay, the conservation of plants and animal is an ethical duty of every citizen. सबकी ethical duty है. ethical duty मतलब moral duty है कि हम उनको conserve करें. Do not think कि मैं छोटे ही लेवल पे हूँ या मैं इस लेवल पे हूँ, मैं क्या अपना contribute कर सकता हूँ. No, you guys can contribute in every way because it is the duty of every citizen. चाहे वो तुम हो या मैं हूँ. It's our duty to conserve plants and animals. Okay guys? That's it. We have now completed our chapter number 2. Also guys, do not forget to like, share and subscribe, and also answer my question in the comment section. Thank you.